सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पेश है आज का बुलेटिन। डोनाल्ड ट्रंप ने बदला अपना ही फैसला, ईरान के साथ बदल दी ड्राफ्ट डील। हॉर्मूज में चलने लगा ईरान का सिक्का। अमेरिकन पहरेदारी के बीच सभी अरबी देशों से जो भी हार्मूज से गुजरेंगे, ईरान उनसे टोल टैक्स वसूल करना शुरू कर चुका है। दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान, ये कहना है ईरान के फॉरेन स्पीकर का। आइए शुरू करते हैं आज के समाचार। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बड़ा फैसला टाल दिया है, लेकिन टेंशन के बीच ये खबर भी आ रही है कि ईरान ने एक अमीर अरब देश के जहाजों से चुंगी यानी कि टोल टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया है। यानी कि हॉर्मूज में टोटली ईरान का दबदबा चल रहा है, ईरान का सिक्का चल रहा है वहाँ पर। इसका एंड क्या होगा ये कोई नहीं जानता, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी वो डील नहीं मिल रही जो वो करना चाहते हैं। यही वजह है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की बातें आखिरी दौर में जाती हुई दिखाई दे रही थी, तभी अमेरिका की तरफ से और रियायतें मांगने की खबर सामने आ गई। 31 मई को आई रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तैयार किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है, ठंडे बस्ते में रख दिया है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उनकी टीम ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े प्रोग्राम में और ज्यादा रियायतें मांगे या हासिल करे, यानी कि एक नया पेच ट्रंप यहाँ फंसा रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि ट्रंप स्टेट ऑफ हार्मूज से खुले ड्राफ्ट में भी कुछ चेंजेस चाहते हैं। देखा जाए तो ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब ट्रंप कह रहे हैं कि डील रफ्ता रफ्ता स्लोली प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि दोनों तरफ, ईरान में भी और अमेरिका के बीच भी अभी फासला बहुत बड़ा है कुछ शर्तों को लेकर। इन दोनों देशों के बीच डील का पेच फंसा हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। इसराइल हायोम, जो इसराइल की सबसे बड़ी वेबसाइट में शामिल है, इसके मुताबिक कतर के पिछले 10 दिनों में बड़े बड़े LPG टैंकर्स और जहाज हॉर्मूज से गुजरे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि इन टैंकर की आवाजाही ईरान की मंजूरी से हुई और कुछ मामलों में ईरान को पेमेंट भी दी गई, चुंगी, टोल टैक्स। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि अमेरिका ने इन टैंकर्स को रास्ता दिया और सिक्योरिटी में कुछ के साथ भी चला। यानी देखा जाए तो ईरान ने चुंगी वसूली और अमेरिका ने सिक्योरिटी दी। देखा जाए तो एक तरफ अमेरिका ईरान से रियायतें मांग रहा है और वहीं दूसरी तरफ हॉर्मोन्स में कुछ एक्टिविटीज ऐसी सामने आ रही हैं कि जमीन पर दोनों तरफ से कुछ अरेंजमेंट पहले से चल रहे हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मनचाही डील मिल पाएगी या ज्यादा रियायतें मांगने की कोशिश इस समझौते को फिर एक बार ठंडे बस्ते में डाल देगी या इसको लंबा खींच देगी। अगली अहम खबर सुनिए कि ईरान ने अमेरिका के सामने ये साफ कर दिया है, प्रेशर धमकी से कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर डील होगी तो बराबरी के साथ होगी, दोनों देशों की रजा मंजूरी से होगी, अमेरिका की दादागिरी से नहीं होगी। और अगर डील नहीं हुई तो ईरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है, हर वक्त जंग को तैयार है। 31 मई को सामने आई खबर के मुताबिक ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाग ने कहा है कि ईरान किसी भी समझौते में अपनी कमिटमेंट्स तब तक पूरे नहीं करेगा जब तक उसे कोई ठोस नतीजे दिखाई नहीं देते। उनका कहना है कि हमारा सिर्फ एक ही पैमाना है, हमें जज करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें पहले कुछ नतीजे मिले, इसका कुछ रिजल्ट मिले। नतीजे मिलने पर हम अपनी सारी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे। दोस्तों देखा जाए तो ये बयान उस वक्त पर आया जब अमेरिका की तरफ से ईरान को एक सख्त पीस प्लान भेजे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन देखा जाए तो ईरानी स्पीकर के बयानों से ये सामने आता है कि ईरान अभी भी अमेरिका की किसी गलत शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। और देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी कुछ मसलों पर फासला मौजूद है। उधर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ वक्त चाहिए, जैसा हमने आपको पहले बताया था। इसी वजह से उन्होंने ड्राफ्ट डील को रोक दिया है, डील को नहीं, ड्राफ्ट डील को रोक दिया है। ईरानी स्पीकर ने आगे ये भी कहा, ईरान एक बड़ी और तारीखी जंग में अपने सभी दुश्मनों को पीछे धकेल रहा है और इसमें सबसे बड़ा रोल ईरानी अवाम, ईरानी पॉपुलेशन का है, ईरानी लोगों का है, जो बढ़ चढ़कर अपनी फौज और अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। उनका ये कहना है कि ईरान की ताकत, ईरान की फौज की ताकत अपनी जगह, लेकिन दुश्मनों को पीछे हटाने में जो ईरानी पॉपुलेशन, ईरानी लोगों एकजुटता है, उसने बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा किरदार इस जंग में करा है। यानी देखा जाए तो दोस्तों, अमेरिका जिस डील को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ईरान उसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा है। ईरान का मानना है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, उसका कहना है हल्के हल्के खाएंगे ताकि मुंह भी ना जले। ईरान का ये कहना है कि अगर समझौता होगा तो इज्जत और बराबरी के साथ होगा और अगर अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया गया तो जंग का रास्ता हमेशा खुला है। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ईरान की संसद आज एक महत्वपूर्ण बिल पर वोटिंग करने जा रही है जिसका संबंध दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट से है। अगर ये प्रस्ताव पारित होता है, ईरान इस जलमार्ग के प्रशासन और प्रबंधन को कानूनी रूप से अपने अंडर लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। देखा जाए तो इस घटनाक्रम ने अमेरिका समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। देखा जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट तेल
मार्ग की जीवन रेखा माना जाता है। दरअसल ईरान के एक सांसद ने वहां की मीडिया को बताया कि सांसद हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधक को औपचारिक कानून बनाने के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। उनके मुताबिक इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का संचार ईरान और ओमान के पास होना चाहिए। उन्होंने आगे ये कहा कि इस मुद्दे पर ओमान के साथ बातचीत शुरू हो गई है और शुरुआती स्तर पर पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। उनका आगे ये भी कहना है कि दोनों देशों के बीच मतलब ईरान और ओमान के बीच कोई समझौता भी जल्द हो सकता है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये सवाल सबके दिलों में उठता है, दिमाग में उठता है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसी छोटी पतली लाइन है जो हिंद महासागर को और अरब सागर को सभी गल्फ देशों से जोड़ता है। ये रास्ता बहुत सकरा है, बहुत छोटा है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। देखा जाए तो सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे प्रमुख देश का तेल निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर है, इसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। यही कारण है कि इस रास्ते पर जरा सा भी डिस्टरबेंस पूरी दुनिया के तेल व्यापार को डिस्टर्ब करता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देता है और निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमेशा इस पर अपनी नजर बनाए रखता है। इसी बीच ईरान के सैन्य मुख्यालय ने भी एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना और IRGC का पूर्ण नियंत्रण है इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर। उनका ये भी कहना है कि इस रूट से, इस जगह से गुजरने वाले सभी टैंकर और जहाजों को उसी मार्ग का इस्तेमाल करना होगा जो ईरान उन्हें गाइड करेगा। इतना ही नहीं, उन सभी जहाजों को जो यहाँ से गुजरेंगे उन्हें पहले IRGC से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये बयान इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल ही के दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव में, हालांकि फिलहाल तो सीज फायर की स्थिति है, लेकिन लंबे समय से अमेरिका ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए है। ईरान बार बार ये आरोप लगाता है कि अमेरिकन नीतियां ईरान के समुद्री और आर्थिक नीतियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इधर विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अगर इस बिल को पास कर देता है तो उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े नए नियम लागू कर सकता है और इसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट को एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है जहां से सभी देशों के जहाजों को गुजरने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में ये बहुत दिलचस्प हो जाता है कि ईरान के इस फैसले पर अमेरिका, यूरोप और खाड़ी के सभी देश, अब ओमान की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो हॉर्मुज का एक हिस्सा ओमान के जल क्षेत्र में भी आता है। यदि दोनों देश किसी संयुक्त फैसले पर राजी होते हैं तो शक्ति संतुलन में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाह ईरान की पार्लियामेंट में होने वाली वोटिंग पर टिकी हुई है। अगर वोटिंग से बिल पास हो जाता है तो आने वाले वक्त में दुनिया की राजनीति में एक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो क्या ईरान वास्तव में हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर बताएं। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के मुताबिक यमन की नसरुल्लाह सेना ने अमेरिका की NQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ये बहुत ही अमेरिकन एडवांस ड्रोन है। पिछले 24 घंटे में ये दूसरा ड्रोन नसरुल्लाह ने मार गिराया जो अमेरिका का था। 24 घंटे के भीतर दो अमेरिकन ड्रोन मार गिराए हैं यमन ने। देखा जाए तो यमन बार बार ये अल्टीमेटम दे चुका है कि अगर अमेरिका नहीं माना तो हम ईरान के समर्थन में इस जंग में कूदेंगे। जहां अमेरिका एक तरफ हॉर्मोन्स के इलाके में फंसा हुआ है, वहीं वो यमन के ऊपर ड्रोन भेजकर जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं ड्रोन्स को यमन की सेना, जो वहां पर हूती के नाम से जानी जाती है, उन्होंने दो ड्रोन्स को पिछले 24 घंटे में मार गिराया। अगली खबर में देखा जाए तो कजाकिस्तान ने ईरान के यूरेनियम भंडार को अपने पास लेने की पेशकश की है। यानी कजाकिस्तान ने ये ऑफर करा है कि ईरान अपना यूरेनियम हमारे पास रख सकता है अगर डील करनी है, क्योंकि देखा जाए तो ये पूरी की पूरी डील जो है ये यूरेनियम पर ही अटकी हुई पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप घूम फिर कर न्यूक्लियर पर ही आ जाते हैं ईरान के। इस हालात में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर को तबाह कर दिया जाए या उसे किसी और देश में शिफ्ट कर दिया जाए। और रूस और चीन इस यूरेनियम को रखने की पेशकश कर चुके हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप ना ही चीन पर भरोसा करते हैं ना ही रूस पर भरोसा करते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करता, तो इसलिए शायद कजाकिस्तान सामने आया है कि इस जंग को खत्म करे और ये यूरेनियम कजाकिस्तान अपने पास रखने के लिए तैयार है। और कजाकिस्तान का ईरान को कहना है कि आप हम पर भरोसा कर सकते हैं एक न्यूट्रल देश के रूप में। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कजाकिस्तान ईरान का एक बहुत अच्छा दोस्त है और लगातार ईरान की मदद करता आया है पिछले काफी टाइम से। देखा जाए तो ईरान और कजाकिस्तान के बीच में रेल कॉरिडोर बना हुआ है। इन्हीं दोनों देशों के बीच में इस रेल कॉरिडोर के तहत काफी डील होती रहती है और दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि कजाकिस्तान और ईरान के बीच में दोस्ती काफी अच्छी है, लेकिन न्यूक्लियर पर कजाकिस्तान पहले भी ईरान का साथ दे चुका है और एक बार और फिर देखा जाए तो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। इस न्यूज में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ईरान और कजाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं।
ये दोनों देश कैस्पियन सागर से जुड़े हुए हैं और दोनों मिलकर कैस्पियन सागर की सुरक्षा, पर्यावरण और व्यापार पर काम करते हैं। कैस्पियन सागर के तहत भी दोनों देशों के बीच ट्रेड होता रहता है। इसके अलावा ट्रांजिट और रेल सुविधाएं भी हैं दोनों देशों के बीच में। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर बहुत जरूरी है। वहीं देखा जाए तो न्यूक्लियर के मामले में भी कजाकिस्तान पहले ईरान की तरफ से मीडिएटर की भूमिका निभा चुका है। दरअसल 2013 में कजाकिस्तान के अलमाइटी शहर में T5+1 यानी अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन प्लस जर्मनी और ईरान के बीच में 2 राउंड की बहुत जरूरी बैठकें हुई थी। उस समय बातचीत पूरी तरह से रुकी हुई थी और तब कजाकिस्तान ने न्यूट्रल जगह देकर दोनों देशों को बैठने का मौका दिया और यही बैठकें बाद में 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील तक पहुंचने में मददगार साबित हुई। ये वही डील है जो ओबामा के वक्त में हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप इस डील की हमेशा आलोचना करते रहते हैं। उनके मुताबिक इस डील ने ईरान को यूरेनियम रखने की इजाजत दे दी, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इतनी मीटिंगें करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला नहीं कर पा रहे कि ईरान के ऊपर हमला करा जाए या नहीं करा जाए। वो ये नहीं समझ पा रहे ईरान पर हमला करा जाए या ईरान से अपनी सेना को वापस बुलाया जाए। आखिर करा जाए तो क्या करा जाए? डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर बहुत कंफ्यूज हैं और मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान, चाइना और रूस का वो प्लान जिसने दुनिया के सारे समीकरणों को, स्पेशली अमेरिकन समीकरण को, जो सुपर पावर होने का समीकरण है अमेरिका का, उसको बदल के रख दिया है। अगर आप आज के सिनेरियो में बात करें तो जो कहा जाता था कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है और ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारे विचारों को ईरान ने पूरी तरह से बदल के रख दिया है। अगर आज की डेट में बात करी जाए तो ईरान मिडिल ईस्ट का सुपर पावर कहलाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, देखा जाए तो कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं अगर ईरान के ऊपर लगाए गए सारे प्रतिबंध हटा दिए जाए तो आने वाले कुछ सालों में ईरान अमेरिका को हर मामले में टक्कर देगा, बल्कि उससे आगे निकल जाएगा। देखें तो आप डिफेंस की बात करें, ईरान की मिसाइलों की बात करें, जिनका जलवा पूरी दुनिया देख चुकी है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट को लेकर। साथ ही ISBM बन रहे हैं ईरान में। अगर आप ड्रोन्स की बात करें जो कि एक लो कॉस्ट वॉरफेयर होता है, तो ईरान ने इस क्षेत्र में भी अपनी सुप्रीमेसी साबित करी, जिसने एक बेइंतहा कम कॉस्ट के ड्रोन्स बनाकर दुश्मन के बड़े बड़े रडार्स को, बड़ी बड़ी चीजों को तबाह कर दिया। ड्रोन्स के मामले में तो ईरान ने एक नया इतिहास लिख दिया है। वहीं आज की डेट में अगर देखा जाए तो ईरान ने हॉर्मुज को बंद करके दुनिया को अपने घुटनों पर ला दिया है। और वहीं देखा जाए तो हॉर्मुज खुलवाने में अमेरिका, यूरोप, इजराइल, सब बड़े बड़े देश नाकाम साबित हुए और इसी पर ईरान ने यह साबित कर दिया कि हॉर्मुज एक ऐसा हथियार है ईरान के पास जिसके बल पर वो पूरी दुनिया को झुका सकता है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को घुटनों पर ला सकता है। आप अगर बात करें इजराइल की तो कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि इजराइल एक सुपर पावर है, वो एक साथ कई कई देशों से लड़ सकता है और उनसे जीत सकता है। इजराइल के इस मिथ को ईरान ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है और आज हालत यह है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम, जिसकी पूरी दुनिया लोहा मानती थी, चाहे आयरन ड्रोन हो, चाहे डेविड स्लिंग हो, इन सबको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया ईरान ने। जो इजराइल की इमेज थी उसको पूरा ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अब कुछ बात अपने देश की करते हैं। पश्चिम बंगाल में TMC सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के मामले पर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। TMC ने हमले के पीछे बीजेपी की नेताओं के शामिल होने के सबूत दिखाए हैं, लेकिन बीजेपी पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। इसी के बाद 24 घंटे के अंदर TMC के एक और सांसद पर हमला हो गया और इस बार निशाना बने कल्याण बैनर्जी। तो बीजेपी सरकार में बढ़ रही है हिंसा। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भयंकर बवाल बना हुआ है। TMC सांसद और महासचिव अभिषेक बैनर्जी पर बीते दिन हुए हमले पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि पार्टी के दूसरे सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कल्याण बैनर्जी को भी निशाना बनाया गया। दरअसल कल्याण बैनर्जी अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के मामले पर हुगली के चंडी तला थाने के बाहर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। उसी वक्त उनके ऊपर पत्थर से हमला हुआ और वो जमीन पर गिर गए। उनके सर पर गहरी चोट, जिसके बाद वो वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने आगे कहा, कल्याण बैनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं ने, उसके लोगों ने उनको अपशब्द कहे, सर पर ड्यूज बॉल से मारा। इसके बाद TMC नेताओं में और भी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। पूर्व CM ममता बनर्जी ने कल्याण बैनर्जी के घर जाकर उनके हालचाल पूछे। इसके बाद उन्होंने कालीघाट स्थित अपने आवास पर TMC नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें TMC नेताओं पर हो रहे हमलों को लेकर चर्चा की गई। वहीं TMC विधायक मदन मित्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी का प्लान है, वो लोकतंत्र में कोई विरोध को नहीं रखेगा। आपको याद होगा कि बीते दिन सोनारपुरा में किस तरह अभिषेक बैनर्जी पर पत्थर और अंडों से हमला किया गया था।
और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बंगाल में अस्पतालों ने अभिषेक का इलाज करने से मना कर दिया है और अब उसके बाद कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। टीएमसी का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर हमलावरों की तस्वीरें जारी कर ये बताया है कि इन सभी लोगों के हमला करने वाले लोगों के संबंध बीजेपी से हैं। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अभिजीत विश्वास से लेकर आकाश गयंग तक की तस्वीरें एक्स पर शेयर कर रहा है और आगे ये लिख रहा है, गुंडे जमा किए गए, खाना परोसा गया, फिर हमला हुआ। यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह राजनीतिक गुंडागर्दी की एक सोची समझी और सुनियोजित हरकत थी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। सुवेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने तो ये कहते हुए इस पूरी हिंसा को सही बताया कि लोगों का गुस्सा कभी तो फूटेगा। इसके बाद अपने बयान को लेकर वो खुद ही घिर गए। इन हमलों के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट होकर आवाज उठाई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन करके बात करी, उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ये कहा, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी हिंसा के पोषक, रक्षक और संचालक हैं। ट्रंप पर हमले को अमेरिकी लोकतंत्र को खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री जी भारतीय लोकतंत्र में इस राजनीतिक हिंसा और हमले की निंदा क्यों नहीं कर रहे। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सीबीएसई में गड़बड़ी का जिस छात्र ने खुलासा किया उससे राहुल गांधी ने मुलाकात की। देश में परीक्षाओं में हो रही धांधलियों और नतीजों में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। नीट विवाद के बाद अब सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में हुई लापरवाही को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल एक्स अकाउंट पर वीडियो जारी कराया जिसमें वो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम और कॉपियों की जांच में हुई धांधली पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो में वेदांत नाम की एक स्टूडेंट ने अपनी आप बीती सुनाई जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वेदांत बताते हैं कि मेरा फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया था लेकिन नंबर बहुत कम आए। जब मैंने एआई के थ्रू अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी निकलवाई तो पता चला उस कॉपी पर किसी और की हैंडराइटिंग थी और रोल नंबर की गलत टैगिंग की गई थी। हैरानी की बात यह है जब वेदांत गलती पर सवाल उठाए तो उनको ट्रोल करा गया। एक बच्चे को पाकिस्तानी एजेंट तक बता दिया गया। राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मेरे साथी एंटी नेशनल सोरोस एजेंट के साथ एक बातचीत। वेदांत और उसके दोस्त प्रतिभाशाली और बहादुर युवा भारतीय हैं जिन्होंने सीबीएसई और मोदी सरकार से सीधे सवाल पूछे लेकिन जवाब के बाद उन्हें सिर्फ अपमान मिला। इस मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को एग्जाम वॉरियर बनाने वाली सरकार ने 17 साल के मासूम बच्चों पर डीप स्टेट एजेंट और पाकिस्तानी होने का ठप्पा लगा दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए ये गंभीर आरोप लगा। और बुलेटिन के अंत में देखिए आज की कुछ फटाफट खबरें। आज राजस्थान के पुष्कर में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन और आवासीय शिक्षण शिविर के समापन सत्र में करेंगे शिरकत। पार्टी के संगठन अभियान के तहत राजस्थान और दिल्ली के नव पदाधिकारियों के साथ करेंगे खास चर्चा। कांग्रेस के जमीनी स्तर को मजबूत करने पर होगी अहम चिंतन। अगली खबर में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की एमटीएनएल कोर्ट में होनी आज अहम सुनवाई। वादी हरिशंकर पांडे से जुड़े मामले में आज अपर जिला जज के समक्ष होगी बहस। श्री राम को काल्पनिक बताने से जुड़ा है ये मामला। पिछली सुनवाई में राहुल गांधी की तरफ से कोई नहीं हुआ था पेश, जिसमें कोर्ट ने उन्हें स्वयं या वकील के जरिए जारी होने का नोटिस पेश किया था। आज बंगाल की बीजेपी सरकार का होगा पहला कैबिनेट विस्तार। 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। उत्तर बंगाल, जंगल महल और मधुआ महल क्षेत्रों के विधायकों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। राजभवन में सुबह 11 बजे से होगा प्रोग्राम। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के बाद कॉपियों की इवैल्यूएशन और नंबर की जांच के लिए ऑनलाइन पोर्टल हुआ शुरू। मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी खामियों से मुक्त रखने के लिए बोर्ड ने लिया था देरी का फैसला ताकि किसी को भी कोई परेशानी न हो। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को अंतिम रूप देने के लिए आज दिल्ली में 4 दिवसीय हाई लेवल बैठक शुरू। दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते और द्वितीय व्यापार समझौतों पर लगेगी मोहर। भारत की तरफ से मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन और अमेरिका की तरफ से मिस्टर ब्रेंडन करेंगे अपने अपने देश का नेतृत्व। म्यांमार के राष्ट्रपति आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ नई दिल्ली में करेंगे द्विपक्षीय बैठक।
पदभार संभालने के बाद म्यांमार के राष्ट्रपति का ये पहला भारतीय दौरा है। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार को बढ़ाने के लिए बातचीत होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में आज दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े पदाधिकारी होंगे इसमें शामिल। भारतीय कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आज से लागू। 31 अक्टूबर तक कपास के सभी आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटियों से दी गई स्थायी छूट। इस कदम से कपड़ा निर्माताओं की इनपुट लागत घटेगी और बाजार में कपास बेहतर उपलब्ध होगी शामिल, जिससे छोटे और मंझले उद्योगों को मिलेगा सीधा फायदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मास आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की करेंगे अध्यक्षता। दोनों देशों के बीच एक दूसरे की रक्षा मजबूत करने के रिगार्डिंग बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार में चलेंगी तेज हवाएं। झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में आंधी का है अनुमान। पूर्वी और उत्तरी भारत के कई राज्यों में बिजली गिरने की है आशंका। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हीट वेव्स का कहर जारी रहेगा। दिल्ली में 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पड़ेगी गर्मी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सामान्य रहेगा मौसम। दक्षिण भारत में मानसून से पहले की मूसलाधार बारिश का कहर जारी। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में आज भी होगी भारी बारिश। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा बुलेटिन पसंद आया होगा। बाकी और पल पल की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।